इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको ITR पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। आप साइट का नाम ध्यान से देख लीजिए, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। इसे इनकम टैक्स पोर्टल कहा जाता है और इसकी हेल्प से आप बड़ी ही आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फिलहाल ओनली सैलरीड पर्सन के ITR इस पोर्टल पर अवेलेबल हुए हैं और बिजनेस पर्सन के जो ITR हैं वो कुछ ही टाइम में यहाँ पर अवेलेबल हो पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक सैलरीड पर्सन अपना ITR 1 कैसे फाइल कर सकता है। तो मोस्ट ऑफ द सैलरीड पर्सन के लिए ITR 1 अप्लीकेबल होता है, जिसे आप खुद बड़ी ही आसानी से फाइल कर सकते हैं। ITR फाइल करने के लिए आपको लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पर एक लॉगिन हियर करके ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक कर आपको लॉगिन करना होता है। अगर आप इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपको अपने पैन के थ्रू रजिस्टर करना होता है, जो बड़ा ही आसान सा प्रोसेस है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है इसका सेपरेट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉपरली फाइल करने के लिए एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के बॉटम में दिए हुए व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नंबर ओनली हमारी पेड सर्विस अवेल करने के लिए दिया गया है। तो आइए लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन हियर पर क्लिक करना है आपको। इसके बाद यहाँ पर आपको यूज़र ID में आपका पैन नंबर डालना है। देन आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय बनाया होगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे आप रिसेट कर सकते हैं। पासवर्ड रिसेट के प्रोसेस पे भी एक सिंपल सा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। देन आपको ये कैप्चा कोड एज इट इज यहाँ पर टाइप कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पे और आप यहाँ पर ऊपर अपना नाम चेक कर सकते हैं। आपका नाम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका पेन ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। असेसमेंट ईयर में आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है असेसमेंट ईयर 2021, जिसमें हम फाइनेंशियल ईयर 1920 की इनकम और डिडक्शन शो करने वाले हैं। तो आपका जो असेसमेंट ईयर चलता है वो 1 साल आगे चलता है, ये आपको ध्यान देना है। ITR फॉर्म नंबर यहाँ पर आपका ITR 1 आएगा, जो कि एक सैलरीड पर्सन के लिए एप्लीकेबल होता है। फाइलिंग टाइप में आपको यहाँ पर ओरिजिनल रिवाइज रिटर्न करके चलना है और सबमिशन मोड में यहाँ पर प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन वाला ऑप्शन चूज करके चलना है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स दिखेंगी। अगर आपने ऑलरेडी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है पास में तो वहाँ से पिछले साल का डेटा यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपने ITR अभी तक फाइल नहीं किया है तो यहाँ पर आपको बैंक डिटेल हो सकता है नहीं भी मिले। तो इन बैंक अकाउंट डिटेल्स को यहाँ पर आपको टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर प्रीफिल्ड कंसेंट देनी होती है कि जो भी डेटा आपको प्रीफिल्ड मिलेगा, यानी जो ऑटोमेटिकली फिल्डअप मिलेगा, उसे आपको एक बार चेक करना है। अगर वो करेक्ट नहीं है तो आपको उसको एडिट करना है, उसके बाद ही आपको ITR सबमिट करना है। बाद में आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि आपको डेटा प्रीफिल्ड मिला था जिसकी वजह से आपने चेंज नहीं किया है। तो अगर आपको प्रीफिल्ड डेटा गलत दिख रहा है तो उसको आपको एडिट करना है। तो ये कंसेंट आपको यहाँ पर देकर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका आ गया ITR 1 फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, जिसमें हम फाइनेंशियल ईयर 1920 की इनकम और डिडक्शंस को शो करने वाले हैं। तो एक बार आपको ये इंश्योर कर लेना है कि आपके लिए ITR 1 अप्लीकेबल है। ITR की एप्लीकेबिलिटी पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिससे आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपके लिए ITR 1 अप्लीकेबल है या नहीं, और उस वीडियो का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको रफली अगर बताऊं तो जो सैलरीड पर्सन है, जो कि रेसिडेंट हैं, यानी NRI नहीं है, जिनकी इनकम 50 लाख से कम है और उनका कोई कैपिटल गेन का इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी 1 से ज़्यादा नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से कम है, तो वो सैलरीड पर्सन इस ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अलग अलग टैब दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिखने में ये फॉर्म काफ़ी बड़ा दिखेगा, पर ज़रूरी नहीं है कि हर फील्ड आपके लिए एप्लीकेबल हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में काफ़ी कम डिटेल आपको यहाँ पर डालने की ज़रूरत होती है। तो 1 बाय 1 हम एक एक टैब को देखते जाएंगे और वहाँ पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करना है वो हम समझते जाएंगे। पहला टैब आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस का है, आप चाहें तो इसे एक बार रीड कर सकते हैं। सेकंड टैब होता है आपका जनरल इन्फॉर्मेशन, और इसमें मोस्ट ऑफ द डिटेल्स आपको ऑलरेडी प्री फिल्ड मिलती हैं। तो इसे जस्ट एक बार आपको चेक करना है कि आपका पैन नंबर, आपका नाम, आपका आधार नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस, ये सब करेक्ट है या नहीं। जिस पर्टिकुलर सेल पर रेड स्टार या एस्टेरिस्क होता है वो आपका कंपलसरी फील्ड है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि वो ऑटोमेटिकली फिल्ड अप है, तो उसमें डेटा आपका भरा हुआ होना चाहिए। अगर आपको कोई डिटेल यहाँ पर गलत लगती है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ये चेक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना होता है।
तो अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन चूज करना है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो यहाँ पर आपको अदर्स सेलेक्ट करके चलना है। देन फाइल्ड अंडर सेक्शन में आपको यहाँ पर 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट सिलेक्ट करके चलना है। तो अगर आप अपना ITR 30 नवंबर के पहले फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ऑन और बिफोर ड्यू डेट सिलेक्ट करना है। और अगर आप 30 नवंबर 2020 के बाद फाइल कर रहे हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर 139(4) बिलेटेड सिलेक्ट करके चलना है। अभी हम ऑब्वियसली 30 नवंबर के पहले कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने ऑप्शन चूज किया 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अब नेक्स्ट जो है ये आपका एक नया चेंज है जो अभी तक के ITRs में नहीं हुआ करता था। अब होता यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न आपको तभी फाइल करना होता है जब आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए यानी 2,50,000 से ज़्यादा है साल भर की इनकम। अगर 2,50,000 से कम है तो आपको ITR फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस साल कुछ चेंज किया गया है कि अगर आपका इनकम 2.5 लाख रुपए से कम भी है बट आपने कुछ स्पेसिफाइड नेचर के खर्चे किए हैं तो यहाँ पर 3 चीज़ें कवर होती हैं। अगर किसी पर्सन ने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट किया है तो ये पॉइंट केवल उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनका सैलरी इनकम के साथ साथ बिजनेस इनकम भी है, क्योंकि करंट अकाउंट केवल बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपका बिजनेस नहीं है तो फर्स्ट पॉइंट आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। सेकेंड पॉइंट आपके लिए रिलेवेंट हो सकता है अगर आपने फॉरेन ट्रेवल पर 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा खर्च किया है तो ये ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगा। और थर्ड पॉइंट भी सैलरीड पर्सन के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल साल भर का 1 लाख या उससे ज़्यादा है तो भी आपके लिए ऑप्शन एप्लीकेबल होगा। तो एक सैलरीड पर्सन के लिए ये दोनों ऑप्शन आपको चेक करने होंगे कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है और उसके बाद भी इन दोनों रीजन से आपको ITR फाइल करना पड़ रहा है तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको नो सेलेक्ट करना है। तो अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न इसलिए फाइल कर रहे हैं कि आपका TDS कटा है या आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको नो सेलेक्ट करना है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका ये नो रहेगा डिपेंडिंग अपॉन दिस सिचुएशन। तो ये हमारा सेकंड टैब हो गया। यहाँ पर थर्ड टैब होता है आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। ये टैब सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जितना भी इनकम डिडक्शन और एग्जम्पशंस का डेटा है वो आपको इसी टैब में फिल करना है और यहीं पे आपको टैक्स का पूरा कैलकुलेशन दिखेगा। अब यहाँ पर मेरे केस में सब कुछ 0 दिख रहा है, पर हो सकता है आपके केस में कुछ डेटा प्रीफिल्ड दिखे। तो अगर प्रीफिल्ड डेटा कोई है तो आपको उसे चेक करना है और अगर वो करेक्ट नहीं है तो उसे एडिट करना है। तो इन सारे डेटा को फिल करने के लिए या एडिट करने के लिए आपको हेल्प लेना है आपके फॉर्म 16 की। तो मैं अपना फॉर्म 16 ओपन कर लेता हूँ। तो आपको आपके एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 प्रोवाइड किया जाता है जिसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। तो पार्ट B आपको रेफर करना है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय और यहाँ पर आपको चेक करना है आपके लिए असेसमेंट ईयर 2021 का फॉर्म 16 आपको रेफर करना है। तो अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से अभी तक फॉर्म 16 नहीं मिला है तो आपको वेट करना चाहिए फॉर्म 16 का, उसके बाद ही आपको ITR फाइल करना है। और आपका ये जो फॉर्म 16 का डेटा है इसे आपको फॉर्म 26A से भी मैच करना होता है। तो मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा डेटा मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). तो ये डेटा आपको डायरेक्टली मिलेगा सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेंट सेक्शन 17(1). फॉर्म 16 का जो फॉर्मेट है वो सभी पर्सन के लिए सेम होता है, तो आपको ये एज इट इज सेम लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फिलअप कर लेते हैं 10,22,967 10,22,967 ये हमने फिल कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट एज पर सेक्शन 17(2). वैल्यू ऑफ परक्विजिट सेक्शन 17(2) यहाँ पर 0 है, 0 ही रहने देंगे। देन आपका नेक्स्ट है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी एज पर 17(3). प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी 17(3) ये भी 0 है। तो ये दोनों डाटा 0 कर दिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये ग्रॉस सैलरी का डाटा आपका ऑटोमेटिकली इन तीनों का टोटल आ जाता है 10,22,967। तो ग्रॉस सैलरी आ गया 10,22,967। उसके बाद यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ड्रॉप डाउन में आपको काफ़ी लंबी लिस्ट मिलेगी और इसमें से जो भी आपके लिए अप्लीकेबल है वो आपको फॉर्म 16 में दिख रहा होगा, वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। सबसे कॉमन जो रहता है वो रहता है सेक्शन 10(13) जो HRA से रिलेटेड रहता है। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं HRA और फॉर्म 16 में देखते हैं HRA कहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे देखिए हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 10(13) है, यहाँ पर 37,500 दिख रहा है और यहाँ पर हम अमाउंट एज इट इज़ डाल देंगे 37,500 का। तो अमाउंट फिल करते ही आपकी नेट सैलरी आ गई 9,85,467 9,85,467 ये देखिए। तो ये ऑटो कैलकुलेट होता है।
अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि कुछ केसेस में आपको कुछ डिडक्शंस फॉर्म 16 में शो नहीं हो रही हो, क्योंकि फॉर्म 16 में आपको वही डिडक्शन शो होती है जिसका डिक्लेरेशन आपने एम्प्लॉयर को दिया है। तो सपोज़ किसी वजह से आपने अपने एम्प्लॉयर को इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर नहीं किए होंगे, तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको आपकी जो डिडक्शन है उसका बेनिफिट नहीं दिया होगा, जो कि आपके फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा। उस केस में आपका TDS जो है आपके एम्प्लॉयर ने ज़्यादा काट लिया होगा। तो अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ है तो उसके बेसिस पे भी आप अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी एग्जम्पशन और डिडक्शन है, इवन दो आपके फॉर्म 16 में नहीं दिख रही हैं, पर आपके केस में वो अप्लीकेबल हैं, प्रॉपर प्रूफ है, तो वो सारी एग्जम्पशन और डिडक्शन आप ITR में क्लेम कर सकते हैं और अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके पास उसका प्रॉपर प्रूफ और जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपके केस में और कोई भी यहाँ पर सेक्शन 10 में डिडक्शन दिखता, सपोज आपके केस में ट्रेवल कंसेशन में अमाउंट दिखता सेक्शन 10(5) में, तो यहाँ पर आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लीव ट्रेवल असिस्टेंस या कंसेशन सेलेक्ट करके और जो भी उसका अमाउंट है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो मेरे केस में ये अप्लीकेबल नहीं है तो मैं इसे यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। आपके केस में अप्लीकेबल हो तो आप इसे यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया 50,000 का, ये ऑटोमेटिकली आता है, इसको आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सभी सैलरीड पर्सन को 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकम टैक्स अलाउ करता है। तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, फॉर्म 16 में भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर फॉर्म 16 में आपको 3 डिडक्शन दिख रहे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि ऑटोमेटिकली आ गया 50,000 का, एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो ये जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में होता है। तो अगर आपके फॉर्म 16 में आ रहा है एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो उसका अमाउंट आपको डालना है। मेरे केस में 0 है तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। देन यहाँ पे है प्रोफेशनल टैक्स, जिसको टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, तो ये है 2500, तो ये अमाउंट मैंने डाल दिया 2500। तो ये मेरा इनकम आ गया, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज 9,32,967, 9,32,967। तो अगर आपने सब कुछ प्रॉपरली डिक्लेयर किया हुआ है आपके एम्प्लॉयर को, तो हर चीज़ आपकी यहाँ पर टैली होगी फॉर्म 16 से। उसके बाद आता है आपका हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। अब आपका जो हाउस है वो आपको चूज़ करना होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है या लेट आउट है, यानी आपने किराए पे दे रखा है। तो यहाँ पर जो मेरा केस है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का है, जिस पे लोन लिया हुआ है। अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पे हाउसिंग लोन ले रखा है और आपने जो EMI पे कर रखी है, तो उसमें जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का कंपोनेंट है उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं। इंटरेस्ट का कंपोनेंट आप यहाँ पर क्लेम करेंगे हाउस प्रॉपर्टी हेड में, और जो प्रिंसिपल पोर्शन का कंपोनेंट है वो आपका 80C में आएगा, आगे हम देखेंगे। और ये जो बाइफर्केशन है आपका इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट का, इसके लिए आपको बैंक से एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। तो बैंक से आपको ये जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है, इसके बेसिस पे ही आपको ये डिडक्शन क्लेम करना होता है। तो अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को ये डिक्लेयर किया होगा इंटरेस्ट, तो आपको अपने फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो मेरे केस में आप देखिए यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है उसका डिक्लेरेशन दिया हुआ है, 2,26,128 का जो है इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है, तो उसे आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। बट ये जो इंटरेस्ट है इसको आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही क्लेम कर सकते हैं। तो इसे हम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल लिख देते हैं 2 लाख। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आपने जितनी भी EMI पे की है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920, उसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना था और इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना था, उसका बाइफर्केशन आपको दिया होता है। इंटरेस्ट कंपोनेंट यहाँ पे देख सकते हैं 226,128। तो अगर ये आपने ऑलरेडी कम्युनिकेट किया होगा आपके एम्प्लॉयर को, तो वो आपको फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी, या तो आपके लिए HRA एप्लीकेबल होता है या फिर आपका इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है। क्योंकि अगर आपका खुद का हाउस है जिसमें आपने लोन ले रखा है, तो ऑब्वियसली आप रेंट पे नहीं कर रहे हैं, तो आप HRA का डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। बट इस केस में क्या हुआ है, पार्ट ऑफ द ईयर के लिए, यानी 3 या 4 महीने के लिए रेंट पे हुआ है, उसके बाद एम्प्लॉय ने जो है लोन लिया और 8 महीने उसने EMI भरी। तो इस केस में HRA का कंपोनेंट भी आ रहा है और इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी आ रहा है। हालांकि इसके 2 और एक्सेप्शन होते हैं जिसकी बात हम आगे इसी वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी फिलअप करना होता है। तो हो सकता है यहाँ पर आपको कोई डेटा ऑटोमेटिकली फिल्डअप मिले जिसे आपको चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं। तो इसमें जनरली आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कवर होता है। तो मेरे केस में यहाँ पर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 1875 का। तो आपको अपने सेविंग बैंक के स्टेटमेंट में चेक करना है कि आपको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 कितना सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट मिला है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके अलावा हो सकता है आपके लिए और भी कोई अदर सोर्स की इनकम हो। इसमें आपका इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड हो सकता है, इसका अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको शो होगा
जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मेरे केस में अदर इनकम में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो जनरली इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट आपके फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा सा मिसमैच आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक बात हुई इनकम की। यहाँ से चालू होता है डिडक्शन वाला पार्ट। तो डिडक्शन से आपकी जो इनकम है, टैक्सेबल इनकम, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका टैक्स का अमाउंट भी कम हो जाता है। तो इन डिडक्शंस को प्रॉपरली यूज़ करके आप अपना टैक्स का अमाउंट कम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड क्लेम कर सकते हैं अगर आपने उसे ऑलरेडी क्लेम नहीं किया है तो। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है कि कई बार क्या होता है, कुछ डिडक्शन हमारे लिए एप्लीकेबल होती हैं जिसका नॉलेज हमें नहीं होता है, जिसकी वजह से हम उसे क्लेम नहीं करते हैं और ज़्यादा टैक्स पे कर देते हैं। तो इन डिडक्शंस का नॉलेज होना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं सारी डिडक्शंस तो कवर नहीं कर पाऊंगा, ओनली जो इंपॉर्टेंट डिडक्शन है वही मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा। बट सैलरीड पर्सन के लिए मैंने एक स्पेशल कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है जिसमें मैंने सारी एग्जम्पशन और डिडक्शंस को एक्सप्लेन किया हुआ है बड़ी ही आसान भाषा में, क्योंकि जब तक आपको एग्जम्पशन और डिडक्शंस का नॉलेज नहीं होगा आप उसे प्रॉपरली क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप भी अपनी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपका टीडीएस रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, वो भी इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग, तो आपको उस कोर्स को जरूर रेफर करना चाहिए। तो ये एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है जिसमें मैंने सारी पॉसिबल एग्जम्पशन और डिडक्शंस को बड़ी ही आसान भाषा में काफ़ी कम समय में कवर किया हुआ है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि उस कोर्स के थ्रू आप अपने टीडीएस रिफंड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टीडीएस रिफंड अपना क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंगली। आप स्क्रीन पर कोर्स की डिटेल देख सकते हैं। कोर्स का नाम है टैक्स सेविंग ब्लूप्रिंट, जो कि स्पेशली सैलरीड पर्सन की नीड्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, जिसका स्टैंडर्ड प्राइस है 999 रुपीज़ का। बट टैक्स गुरुजी सब्सक्राइबर्स के लिए एडिशनल 10% का डिस्काउंट अवेलेबल है। तो 999 पर फर्दर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि कुछ लिमिटेड डेज के लिए है। 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको इस कोर्स को बाय करते समय एक कूपन कोड यूज़ करना है, टैक्स गुरुजी। और इस कोर्स को परचेस करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी आपको बाय करने का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इस कोर्स को बड़ी ही आसानी से बाय कर सकते हैं। और ये जो डिस्काउंट है वो कुछ लिमिटेड डेज के लिए ही रहेगा। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को जल्द से जल्द बाय कर लीजिए। अगर आपको इस कोर्स के बारे में और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 80C। तो इसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आपके चिल्ड्रंस की जो स्कूल फी होती है उसका ट्यूशन फी कंपोनेंट, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, लॉन्ग टर्म एफडीज, तो इस तरीके के आइटम यहाँ पर कवर होते हैं। तो अगर आपने ये सारे इन्वेस्टमेंट आपके एम्प्लॉयर को डिक्लेयर किए होंगे तो आपको आपके फॉर्म 16 में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C यहाँ पर दिख रहा है 132,500। तो इसमें सारे जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट हैं उनका टोटल यहाँ पर दिया है 132,500। तो इस केस में सारे जो इन्वेस्टमेंट थे वो एम्प्लॉयर को डिक्लेयर किए हुए थे, इसलिए फॉर्म 16 में यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर आपने एम्प्लॉयर को किसी वजह से इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर नहीं किए थे तो भी आप उसे यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं अगर आपके पास उसका प्रॉपर प्रूफ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 80CCC। ये काफ़ी लिमिटेड केस के लिए होता है, इसको स्किप कर दीजिए। 80CCD1, 80CCD1B और 80CCD2 ये आपका NPS नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो उसके लिए रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 80D। तो आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, यानी आपने अपने फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया होगा जिसे मेडिक्लेम भी कहते हैं, उसका डिडक्शन मिलता है। तो हमारे केस में यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी एप्लीकेबल है, पर यहाँ पर जब हम फॉर्म 16 देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। 80D में 0 आ रहा है क्योंकि ये जो अमाउंट है एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर नहीं किया था, बट यहाँ पर एम्प्लॉय के पास उसका प्रॉपर रिसिप्ट है तो इसे हम क्लेम कर सकते हैं। तो इसे मैं आगे बताऊंगा कि कैसे क्लेम करेंगे, इसके लिए एक डिफरेंट शेड्यूल है, वहाँ पर जाकर हम इसे क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद मेडिकल रिलेटेड 2 और डिडक्शन होती हैं। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन होता है। इन सब डिडक्शंस की कुछ लिमिट होती हैं जो कि कोर्स में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं। 80EE और 80EA में हम हाउसिंग लोन का एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का हमने 2 लाख का डिडक्शन क्लेम किया, उसके अलावा भी आपको एडिशनल डिडक्शन मिलता है, पर उसकी कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन होती हैं। तो 80EE में आप 50,000 का एडिशनल डिडक्शन ले सकते हैं और 80EEA में आप 1.5 लाख यानी 1,50,000 तक का एडिशनल डिडक्शन ले सकते हैं, बट इसकी कुछ कंडीशन होती हैं जिसे कोर्स में काफ़ी ईजी लैंग्वेज में और डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो डिडक्शंस हैं इसके नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिडक्शन किस बारे में बात कर रही है। इसके बाद आता है 80G। अगर आपने डोनेशन दिया है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को या गवर्नमेंट को तो वह यहाँ पर कवर होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोविड-19 रिलीफ के लिए PM केयर्स में कुछ डोनेट किया है तो वो आपका 80G में कवर होता है।
इसके बाद 80GG रेंट पेड। अगर आपने रेंट एक्चुअल में पे किया है बट आपका एम्प्लॉयर आपको HRA नहीं देता है तो उस केस में आप 80GG क्लेम कर सकते हैं। इसकी भी कुछ लिमिट होती हैं जिसे कोर्स में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। 80GA में कुछ सर्टन डोनेशन कवर होते हैं जो कि साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए होते हैं, और उसके बाद डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी होता है। इसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 80TTA। तो आपका जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट होता है वो 10,000 तक पूरा एग्जाम्प्ट होता है। तो आपने ये जो अदर इनकम में डाला था, अगर ये 10,000 रुपये तक है तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो 1875 जो आपकी इनकम है वो यहाँ पर ऐड होकर यहाँ से लेस हो जाएगी 1875, यानी सेविंग बैंक इंटरेस्ट पर आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है अगर 10,000 तक है। उसके बाद सीनियर सिटीजन के केस में सेविंग बैंक इंटरेस्ट के साथ साथ FD का इंटरेस्ट भी आप क्लेम कर सकते हैं जिसकी लिमिट होती है 50,000 की। तो अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं तो आपको FD के इंटरेस्ट का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है, ओनली सेविंग बैंक इंटरेस्ट का मिलता है। तो आपकी जो भी इनकम थी 7,34,842, इस टोटल इनकम में से आपकी टोटल डिडक्शंस 134,375 माइनस होने के बाद जो आपका टोटल इनकम आया वो आया 6,04,70। फॉर्म 16 से इसे मैच कर लीजिए। 6,04,67 आ रहा है, ये 10 के मल्टीपल में चलता है तो 3 रुपये यहाँ पर राउंड ऑफ हो गया। अब आप देखेंगे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं था, फिर भी आपका अमाउंट मैच हो रहा है क्योंकि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हमने ऊपर ऐड किया और फिर नीचे यहाँ पर माइनस कर दिया, तो उसका इफेक्ट नलीफाई हो गया, इसलिए आपका एग्जैक्टली मैच करेगा। सिर्फ राउंडिंग ऑफ की वजह से ये जो 10 का मल्टीपल है उसकी वजह से 2-3 रुपये का डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद नीचे हम आएंगे तो टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम आ गया 32,594 आपके एम्प्लॉयर ने भी सेम कैलकुलेशन किया हुआ है और उस पर सेस लगा 1304 का सेस ये भी टैली हो रहा है, और 33,898 का टैक्स पेबल आ गया। तो आपके इनकम के हिसाब से 33,898 का आपका टैक्स बनता है। इसमें अभी हमने एक डिडक्शन क्लेम नहीं की है 80D मेडिक्लेम प्रीमियम की, जो हम क्लेम करने वाले हैं, बट पहले आपको अपना टैक्स का कैलकुलेशन फॉर्म 16 से मैच कर लेना चाहिए, उसके बाद एडिशनल जो भी डिडक्शन है वो क्लेम करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जितना टैक्स बनता था उसी हिसाब से आपके एम्प्लॉयर ने पूरा TDS कट कर लिया। तो आप यहाँ पर आगे जो एक टैब होता है यहाँ पे आप देख लीजिए, तो ये जो टैक्स डिटेल वाली टैब है इसमें आपका TDS का डिटेल आ जाता है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी से जो आपका TDS कटा है यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर का नाम आ जाएगा, कितनी सैलरी आपके एम्प्लॉयर ने दी है और कितना टैक्स काटा है। तो 33,898 का जो टैक्स है वो आपके एम्प्लॉयर ने काटा हुआ है, जो कि आपकी इनकम डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंगली उसने कट किया हुआ है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई TDS होगा अदर देन सैलरी, यानी अगर आपकी FD होती है उस पर आपके साल भर में 50,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट होता तो वो TDS भी यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होता। तो ये जो TDS की डिटेल है ये आपके फॉर्म 26A से ऑटोमेटिकली कैप्चर होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो TDS है ये आपका मैच करना चाहिए फॉर्म 16 के TDS कैलकुलेशन से। तो यहाँ पर जब हम टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो टैक्स बनता था वो पूरा का पूरा आपका यहाँ पर आपने क्लेम कर लिया। तो 33,898 का टैक्स क्लेम करने के बाद आपका अमाउंट पेएबल आ गया 0 और रिफंड भी आ गया 0, यानी जितना आपका टैक्स बनता था उतना एज इट इज़ आपके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट कर लिया। अब न तो आपको कुछ पे करना है न ही आपको कोई रिफंड मिलने वाला है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई ऐसा डिडक्शन है, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है जो आपने एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट नहीं किया था, डिक्लेयर नहीं किया था, वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं अगर उसका आपके पास प्रॉपर प्रूफ है तो इस केस में हमारा मेडिक्लेम का एक डिडक्शन है जो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, जिसे हम यहाँ पर क्लेम करने वाले हैं। तो जब हम मेडिक्लेम प्रीमियम को क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 80D तो ओबियसली जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से टैक्स का अमाउंट जो मुझे टैक्स पे करना है वो भी कम हो जाएगा। बट मेरा टैक्स तो ज़्यादा कटा हुआ है, तो उस केस में मुझे यहाँ पर रिफंड शो होगा क्योंकि मेरा टैक्स मेरी इनकम और डिडक्शन से ज़्यादा कट हो गया है। तो जब यहाँ पर इंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर रिफंड का अमाउंट आपको शो होगा। तो वापस आते हैं यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स पर। तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं वापस डिडक्शंस पर। तो डिडक्शन में हमें 80D क्लेम करना है, तो यहाँ पर हमें ये 80D वाला शेड्यूल फिल करना होगा। इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। तो ये आ गए हम 80D वाले शेड्यूल पे। आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करके भी इस 80D शेड्यूल पर आ सकते हैं। अब मेडिक्लेम का जो प्रीमियम है वो आप अपने स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको बताना होता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में पेरेंट्स को छोड़कर कोई सीनियर सिटीजन तो नहीं है। तो इस केस में यहाँ पर नो लिख दिया। तो इस केस में इस पर्सन ने फैमिली पर जो मेडिक्लेम का खर्चा किया है वो 13,800 का किया है, वो हमने यहाँ पर क्लेम कर लिया। ये नॉन सीनियर सिटीजन का है। तो अगर आप नो करोगे तो आपको अमाउंट यहाँ ऊपर डालने हैं, और अगर आपने यस कर दिया तो आपको अमाउंट यहाँ पर नीचे डालने पड़ेंगे सीनियर सिटीजन्स के।
तो ये जो मेडिक्लेम हुआ ये हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रंस के लिए हुआ। इसके बाद पेरेंट्स का अगर मेडिक्लेम हो तो वो भी आपको यहाँ पर बताना होता है कि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या नॉन सीनियर सिटीजन। अगर 60 ईयर से ज़्यादा है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो इस केस में 60 ईयर से ज़्यादा एज नहीं है इसलिए नो कर दिया। बट यहाँ पर कोई मेडिक्लेम नहीं लिया हुआ है पेरेंट्स का, तो उसका क्लेम यहाँ पर नहीं करना है। तो यहाँ पर आप जो भी अमाउंट डाल रहे हैं उसका प्रॉपरली आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तो ही आप इसे क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 13,800 जो हमने क्लेम किया ये आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पर रिफ्लेक्ट होना लगेगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स पे गए, तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स पर हम यहाँ आ गए और यहाँ पे हम देखेंगे तो डिडक्शंस में 80D का अमाउंट देखिए यहाँ पे आ गया 13,800 जो हमने क्लेम किया हुआ है। अगेन 80D को क्लेम करने की भी प्रॉपर लिमिट होती है और कुछ कंडीशंस होती हैं जिसे मैंने कोर्स में प्रॉपरली डिटेल में और इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है। तो ये वाली डिडक्शन क्लेम करने के बाद अगर हम अपना टैक्स का अमाउंट देखते हैं कि कितना टैक्स पे करना है, तो वो करना है 31,027। तो इस केस में इनकम और डिडक्शंस के हिसाब से जो टैक्स बनता है वो बनता है 31,027 रुपीज़ का। बट एम्प्लॉयर ने ज़्यादा TDS डिडक्ट किया है क्योंकि मेडिक्लेम का डिक्लेरेशन नहीं किया हुआ था एम्प्लॉय ने। तो यहाँ पर हमारा जो टैक्स पेड हुआ है वो हुआ है 33,898 का। तो कैलकुलेशन के हिसाब से 2870 का ज़्यादा टैक्स डिडक्ट किया हुआ है जो यहाँ पर हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर रिफंड क्यों बन रहा है। तो अगर आपकी इनकम और रिडक्शंस के हिसाब से ज़्यादा TDS कट हो चुका है तो आप उसे इस तरीके से रिफंड क्लेम कर सकते हैं। बट रिफंड क्लेम करने से पहले आप इंश्योर कर लीजिए कि आपके पास इसका प्रॉपर प्रूफ अवेलेबल है और वो डिडक्शन आपके लिए अप्लीकेबल भी है या नहीं, ये बिल्कुल आपको कंफर्म करना है। क्योंकि अगर आप गलत क्लेम करेंगे तो बाद में आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। तो इन सारी एग्जम्पशन और डिडक्शंस को आप किन केसेस में क्लेम कर सकते हैं, किस लिमिट तक क्लेम कर सकते हैं, ये सब कुछ मैंने उस कोर्स में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी बैंक डिटेल्स डालनी है। तो ये बैंक डिटेल्स प्रीफिल्ड आ रही हैं जो कि मैंने आपको बताया था पिछले साल के इनकम टैक्स रिटर्न से ये उठ के आ रही हैं, जो कि हमने टिक करके यहाँ पर सिलेक्ट की हुई थी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई अकाउंट था जो कि एक्टिव था ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी होती है। तो यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करके वो अकाउंट डिटेल डालनी होगी जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर 1920 में एक्टिव था। इसके अलावा आपको ये भी बताना होता है कि ये जो रिफंड आना है आपको किस अकाउंट में लेना है, वो आपको सेलेक्ट करना होता है। तो मेरे केस में यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया में मुझे ये रिफंड चाहिए, तो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया। उसके बाद ये छोटा सा डिक्लेरेशन है जिसमें आपका नाम दिखेगा, आपके फादर का नाम, और यहाँ पर कैपेसिटी में आपको सेल्फ सेलेक्ट कर लेना है कि आप खुद फाइल कर रहे हैं। प्लेस में आपको यहाँ पर प्लेस इंटर करना है जहाँ भी आप रहते हैं। तो ITR फाइल करने के बाद आपको इसे E-वेरीफाई करना होता है, जिसका एक छोटा सा सेपरेट प्रोसेस है। E-वेरिफिकेशन के प्रोसेस पे भी ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फिलहाल आप यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन चूज कर लीजिए, आई वुड लाइक टू E-वेरीफाई लेटर विद इन 120 डेज। तो ITR के रिस्पेक्ट में जो भी कॉमनली अप्लीकेबल आइटम्स होते हैं वो सारे हम यहाँ पर देख चुके हैं। यहाँ पर केवल एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है, उसके लिए वापस आ जाते हैं हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स पे। पर्टिकुलर इस फाइनेंशियल ईयर में क्या किया गया है, आपको डिडक्शन के लिए 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। जनरली क्या होता है, ओनली वही इन्वेस्टमेंट आप क्लेम कर सकते हैं जो कि आपने 31 मार्च 2020 के पहले पहले कर दिए हों। बट इस ईयर में स्पेशल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने आपको ये एडिशनल 3 मंथ्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। तो अगर आपने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच इन 3 महीने में कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है या कोई डोनेशन किया है तो आप उसे यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 अप्रैल 2020 के बाद PM केयर्स फंड में कोरोना वायरस के चलते कुछ डोनेशन दिया हुआ है तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं। उस केस में आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा। बट अगर आपने इस 3 महीने में कोई भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप इसे नो कर सकते हैं। तो इस केस में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इसे मैं नो करके चलता हूँ। इसके अलावा आपको एक और काम करना पड़ेगा, यहाँ पर जो शेड्यूल DI है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके अलावा आपको इसकी डिटेल शेड्यूल DI में भी देनी पड़ेगी कि आपने इस पर्टिकुलर पीरियड 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 में क्या इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। इतना करने के बाद वापस आप आ जाइए टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे, और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया अभी आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके देन प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जब हम प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करते हैं तो ये सबमिट नहीं हो रहा है, इसका आप प्रीव्यू कर सकते हैं, इसे एक बार आपको चेक करना है। तो ये आपके सामने ये पूरा फॉर्म का एक प्रीव्यू आएगा, इसमें आपको चेक करना है कि आपकी जो भी डिटेल है वो करेक्ट है या नहीं। मेनली आपको जो चेक करना है वो आपका रिफंड का अमाउंट चेक करना है। तो जो हमारा रिफंड का अमाउंट आ रहा था 2870 वो प्रॉपरली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये चेक करने के बाद आप इसे सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बॉटम में आपको ऑप्शन दिखेगा सबमिट का, तो सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको इसको E-वेरीफाई करना होता है।
जिसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार के वीडियोस इन फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और कलीग्स में जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी एक और नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।